हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित। तो बेसिकली आज बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में, लेकिन उसके पहले मुझे जानना है कि आप लोगों में से कितने लोग ये सपना अपने जहन में रखते हो कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके, जेआरएफ जो अमाउंट होता है अभी बढ़ गया है, ठीक है, आपके अकाउंट में 47,000 रुपीज़ आएगा कुल मिला के, और आप जेआरएफ लेके पीएचडी करोगे, गवर्नमेंट के पैसे से आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे और फाइनली जाके आप प्रोफेसर बनोगे। कितने लोगों का ये सपना है? अगर आप लोगों का ये सपना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आपका साथी सुमित, मैं अभी फिलहाल जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह था, ठीक है, मैं भी सपना देखता था कभी कि नेट क्लियर हो जाए। भाई सिर्फ नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ का सपना तो दूर है, लेकिन मैं जेआरएफ क्लियर किया, अपने बलबूते पे क्लियर किया। मैं आप लोगों को मदद करने के लिए इधर हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा जब तक ना आप में से एक एक लोगों को जेआरएफ हो जाए, ठीक है। सपना नेट का मत देखिए, मैं भी पहले ये गलती किया था कि नेट हो जाए भाई, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे और एग्जाम दे देंगे, लेकिन वो अनसर्टेनिटी पे तरह क्यों जाना है आप लोगों को? सपना ऊंचा रखिए, एम्बिशन हाई होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? जेआरएफ चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में मैं सुना हूँ, ये सुना सुना बात लगता है कि लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट हो जाता है तो उसमें जेआरएफ बहुत डिफिकल्ट होता है। इतना डिफिकल्ट होता है? इतना ही? कितना डिफिकल्ट हो सकता है? देखिए, वही डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और दिसंबर पे 1 से 20 ये है पॉसिबिलिटी, 1 to 20 दिसंबर नेट एग्जाम होने का। तो ये दिसंबर तक मैं सुमित आप लोगों का साथी रहूंगा, आप लोगों के साथ, जब तक ना आप लोगों का जेआरएफ निकल जाए, ठीक है, इंग्लिश में। तो आज थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, और यूजीसी नेट के अलावा और भी बहुत सारा एग्जाम है, उसके थ्रू आप कैसे पीएचडी कर सकते हो, आईआईटी में कैसे पीएचडी कर सकते हो। इवन आपका जेआरएफ ना हो तो जेआरएफ का पैसा कैसे मिल सकता है विदाउट जेआरएफ आईआईटी में, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, अगर सिलेबस हम देखते हैं ध्यान से, इंग्लिश में बहुत सिंपल सा सिलेबस है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स आर देयर, ठीक है, और वो 10 यूनिट को आपको डिकोड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है कोई भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट इंडियन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, ठीक है, कि अगर आप सिलेबस को समझ गए, आपको एग्जाम में कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन सिलेबस को कैसे समझे? सिलेबस को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी थोड़ा समझना पड़ेगा, और सिलेबस का जो माइक्रो पार्ट है जो कहीं नहीं लिखा रहता है, वो अंडरलाइंग माइक्रो पार्ट को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो लेके आए आप लोगों के सामने में, क्योंकि आपको सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस करके समझा दूंगा, राइट। तो देखिए, पहले यूनिट क्या है? पहले यूनिट है ड्रामा। ओके, एक सेकेंड, या ड्रामा। तो ड्रामा सुनने में बहुत इजी रहता है, ठीक है। ड्रामा मतलब सिर्फ एक प्ले नहीं होता है आपके सिलेबस के लिए। जो आप नॉविश हो, आप सोच रहे हो कि पहली बार दे रहा हो, सर मेरा हो सकता है पहली बार दे रहा हूं, ऊपर से मेरे पास 3 महीने टाइम है। देखो भाई, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भूल जाओ। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हार्ड वर्क अपने आप कर लोगे जब स्मार्ट वर्क करने का आप कष्ट उठा लोगे थोड़ा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, हार्ड वर्क अपने आप से हो जाएगा। तो सिलेबस में जो ड्रामा का यूनिट है, इसमें क्या रहता है? इसमें देखो, क्वेश्चन सेटर जो है उसके माइंड पे घुसो, ठीक है। वो मैं जब आपके साथ सेशंस करूंगा, धीरे धीरे आप लोगों को मैं वो सिखा दूंगा कि क्वेश्चन सेटर के माइंड पे कैसा घुसना है, जिसके कारण आप लोगों का इजीली नेट निकल जाएगा, ठीक है। आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, आपको पता रहेगा ये कौन सा क्वेश्चन जो इस बार के नेट में आ सकता है, ठीक है। वो हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जल्द, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ड्रामा, इसका अगर माइक्रो यूनिट देखें हम ठीक से, तो इसका ओरिजिन भी आएगा। अब ओरिजिन में तो सिर्फ इंग्लिश ड्रामा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ड्रामा का अगर ओरिजिन देखें तो वो मिडिल एज में आ जाता है, ठीक है। ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन कहाँ पे होता है? ग्रीक एंड रोमन। तो आप अगर सोचते हो यार सर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, उसमें नेट दे रहे हैं, तो आप ये गलती कर दोगे, क्योंकि इंग्लिश स्टडीज डिपार्टमेंट में अब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सिर्फ क्लासिक इंग्लिश हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि इंग्लिश हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आ जाएगा ड्रामा के ओरिजिन से, उसका आंसर कहाँ से लिखोगे? तो ड्रामा का ओरिजिन आपको देखना है, ड्रामा का टाइप, डिफरेंट जॉनर देखना है। पहले सिर्फ आप क्रोनोलॉजी पे ध्यान दे सकते हैं। आप
अभी आपको जॉर पे ध्यान देना है। जैसे ट्रैजिक कॉमेडी क्या होता है, लेकिन ट्रैजिक कॉमेडी क्या होता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा इनमें से कौन सा ट्रैजिक कॉमेडी है, या फिर आएगा एक इंपॉर्टेंट ट्रैजिक कॉमेडी का कैरेक्टर। ठीक है, तो हमको एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करना है। हालांकि आपको कंटेंट पढ़ना है, बेसिक कंटेंट पढ़ना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम बेस्ड। ठीक है, जैसे पोएट्री आ गया, पोएट्री आप कैसे पढ़ोगे? पोएट्री आप सिर्फ पोएट्री जो आपका सिलेबस में रहा था बैचलर्स के, वो पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, या फिर मास्टर्स में। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग होता है, इंग्लिश इतना ही डाइवर्सिफाइड है। आप सिर्फ 2-4 पोएट्री पढ़ के, रोमांटिक पोएट्री पढ़ के आप नेट का कभी आंसर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्टिवली डील करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ का डिटेल्स भी जानना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस पोएट्री मतलब आप मत स्टार्ट करो 18th सेंचुरी से। लिरिक ट्रेडिशन देखो, ये देखो कि पहले जब ड्रामा लिखा जाता था उसमें क्या लिरिक ट्रेडिशन था। आप देखो ओड सिर्फ इंग्लिश ओड नहीं, देखो पेत्रक को भी जानो आप। ठीक है, बाद में आप सोनेट देख रहे हो, शेक्सपियर को मत देखो सिर्फ। अभी 20th सेंचुरी में सोनेट को कैसे एक्सपेरिमेंटली डील किया जा रहा है, इसको भी देखो आप। तो आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे स्मार्टली, उतना आपका फायदा होने वाला है। फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एक ही साथ क्यों लिखा गया है? फिक्शन में नॉवेल भी आता है, और ये दोनों नया फॉर्म है लिटरेचर का। क्यों? पहले ओरल फॉर्म में ज्यादातर लिटरेचर होता था, प्रिंट इंडस्ट्री डेवलप करने के बाद फिक्शन शॉर्ट स्टोरी आया इतना। तो आपको फिक्शन शॉर्ट स्टोरी जब देखना है, आपको देखना है कि इसका ओरिजिन क्या है, और उस जो ओरिजिन था वो ओरिजिन के अनुसार आप कैसे डिफरेंट जॉनर क्रिएट होता है बाद में, मतलब इवोल्यूशन देखना है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इतना डाइवर्सिफाइड है। तो आप सर पूछोगे कि कैसे पढ़े हम इतना सारा चीज़, तो इसीलिए मैं इधर हूँ कि कैसे पढ़ना है। एक हजारों किताब नहीं पढ़ना है। अब डेविड डेचेस खोल के बैठ जाओगे इंग्लिश नेट के लिए, पढ़ लोगे A to Z तो डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप में से कितने लोग पूरा डेविड डेचेस के 2 वॉल्यूम ऐसे A to Z पढ़ सकते हो? नहीं हो सकता है। दैट इज द रीजन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये सब यूनिट जैसे दिया गया है, ठीक, इतना क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो सिलेबस जॉनर वाइज दिया गया, मतलब जॉनर टाइप, ठीक है, जेनेरिक। तो इसी कारण आपका क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है, अभी एक्सपेक्टेड हो गया इतना कि जेनेरिक आ सकता है। जैसे फिक्शन आपको आ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल फिक्शन, आपको आ सकता है कैरेबियन, एक्सेप्ट ब्रिटिश हिस्ट्री। ये सब जगह आप लोगों को लगता है कि डाइवर्सिफाइड है, कभी नहीं पढ़े, लेकिन ये सब जगह से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन, ठीक है, आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश। डरने का बात नहीं है, आराम से हो सकता है। उसके बाद आप देखो, ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है। मैं ये यूनिट के बात कर रहा हूँ, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तीनों चीज लेके हर एक का क्वेश्चन रहता है, यूट्यूब में भर भर के कमेंट रहता है कि सर ये कैसे पढ़े, कैसे दिमाग में घुसा है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करे इसका, क्योंकि जितना भी पढ़ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिवली, एमसीक्यू कर लिया इतना नहीं हो सकता है, तब भी हम गलत कर रहे हैं सर। तो इसी कारण इस सब चीज़ को स्मार्ट वर्क से डील करना पड़ेगा। कल्चरल स्टडीज, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कहाँ कल्चरल स्टडीज स्टार्ट हुआ, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, बर्मिंघम स्कूल क्या है, प्राग स्कूल क्या है। स्कूल के बारे में, उसका फिलोसॉफी के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग रखोगे आप, तो जो लोग थे उनका थ्योरी था, बुक था, किस बारे में काम किए और रिलेटेड लिटरेचर क्या है, वो आसानी से आप लोगों के जहन में घुस जाएगा, आप भूलोगे नहीं। ये याद करने का सीन नहीं है, पढ़ने का सीन नहीं है, ये बस बैठ के क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपने आप पे काम करना है, थोड़ा देखना है वीडियो को, बस जो वीडियो आएगा आपके पास वो देखना है, उसके बाद एक बार रिवाइज करना है, बस हो जाएगा डेफिनेटली। दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बने रहिए, ठीक है, दिसंबर तक आप लोगों के खुद के हेल्प के लिए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया सर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो स्टार्ट हुआ कब से, इतना बड़ा हिस्ट्री है, कैसे पढ़े, कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए भाई। मैथ्यू आर्नल्ड पढ़ रहे हो अगर, फॉर इंस्टेंस टीएस इलियट क्यों पढ़ रहे हो, मैथ्यू आर्नल्ड, एलियट, न्यू स्कूल, न्यू क्रिटिसिज्म, और वापस चले जाओ एरिस्टोटल, पोएटिक्स,
इंडिया में नाट्य शास्त्र में आ जाओ, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो? कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए। हम याद तभी रखते एक चीज को जब वो दूसरे चीज से कनेक्टेड है। ये डेफिनेटली आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे रट्टाफिकेशन से नहीं होने वाला है। रिसर्च मेथड नेग्लेक्ट कर देते हम ये चीज़ को कि रिसर्च मेथड तो बाद में पढ़ेंगे, अगर पेपर 1 के लिए जो पढ़ लिए ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे सोशियोलॉजी में भी, दूसरे सब्जेक्ट में भी अपना रिसर्च मेथडोलॉजी रहता है। इधर अगर देख लो, अगर पूछ ले कोई कि भाई ओरल स्टडीज़ क्या है, ठीक है, ओरल स्टडीज़ से आप कैसे इंग्लिश स्टडीज़ में रिसर्च करोगे तो हेल्प होगा। आपको फाइनली जाके रिसर्च करना है, और जिनको रिसर्च करना है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पेपर 1 का रिसर्च मेथोडोलॉजी से काम नहीं होगा, लेकिन उतना ही पढ़ो जितना आपका फ़ायदा करे, जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। सिंपल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लेके आप ऐसे मत पढ़ो कि सब चीज़ डिटेल्स में बहुत कुछ जान लिए, नहीं, ज़रूरत नहीं है। रिसर्च अभी एक चीज़ पे करोगे, एक चीज़ पे करोगे, वो भी नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस में भी। इंग्लिश इन इंडिया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए इजी है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन नहीं आता। इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, फीचर्स, फ्यूचर। सो अगर आप देखोगे कि इंग्लिश इन इंडिया स्टार्ट होता है कब? कॉलोनियल एरा से, और पोस्ट कॉलोनियल एरा में इतना मैग्नम ओपस है, इतना सारा पीसेस है। और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन भी, ये हम गलती कर देते हैं, ठीक है। हम प्रेमचंद के नॉवेल हिंदी सिलेबस, हिंदी लिटरेचर सोच के हम अलग कर देते, लेकिन इसमें अगर इसमें अगर फॉर इंस्टेंस ट्रांसलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ट्रांसलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ये बात आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो टेक्स्ट के बारे में भी थोड़ा जानना है जो इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन बाद में ट्रांसलेटेड हुआ है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इसलिए। ओके, सो बेसिकली आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, आप लोगों का प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं अपने बात बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को मतलब बस एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ सिलेबस, लेकिन आप लोगों का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम शायद मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो लास्ट 2 मिनट में आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सेशन में, आप लोगों का प्रॉब्लम मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश इन इंडिया मैं बस लास्ट मेरा भी मतलब एक बात कह देता हूँ, ठीक है, बहुत सारा बात कह दिए, लेकिन मैं भी बस थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब हम बैठेंगे, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो जेन्युइनली वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम, ईजिली सब कुछ नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपका प्रॉब्लम ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन इंग्लिश इन इंडिया मैं एक एडवाइस दे देता हूँ, इंग्लिश इन इंडिया प्रमोद के नायर पढ़ो, कोई भी पढ़ो, आप थोड़ा गूगल के मदद लो, विकीपीडिया की मदद लो, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोगों को लगता है बुक 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 के पीछे भागते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। अगर कहीं पे है तो डेफिनेटली उसको एक्सेस करो। तो बेसिकली आप लोगों का प्रॉब्लम जो है, सो वो प्रॉब्लम आप बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। क्योंकि एक चीज़ स्टार्ट होने के पहले जो जो एकदम बेसिक प्रॉब्लम हो जाता है, उसको अगर हम एड्रेस कर देते, उसको अगर सॉल्व कर देते, तो जर्नी बहुत स्मूथ होता है। तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप बता सकते हो कमेंट करके। तो ये सिलेबस रिलेटेड है। इसके बाद डेफिनेटली मैं और एक चीज़ मैं आपको प्रॉमिस किया था, बताऊंगा कि विदाउट जेआरएफ आप कैसे वो सेम अमाउंट ऑफ मनी आप ले सकते हो गवर्नमेंट से फॉर 5 years एंड आप अपना पीएचडी कर सकते हो। डेफिनेटली बने रहिए, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। आपका प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, सो एक चीज़ मैं भूल गया था कि ये तो लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड हो रहा है। नेक्स्ट सेशन हम लाइव करेंगे, तब 1-to-1 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो जब पब्लिश होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो प्रॉब्लम, तो विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज, ठीक है। ये भले ही ना ऑनलाइन हो, लेकिन नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन लाइव सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँ, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करें। तो मैं एक चीज़ आपको प्रॉमिस कर रहा था कि जेआरएफ के बिना वो सेम अमाउंट आप कैसे उठा सकते हो,
कैसे पीएचडी कर सकते हो एंड जेआरएफ का सेम अमाउंट उठा सकते हो भले ही आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर ना हो। तो देखिए, आप सबको पता है आईआईटी, और आज जितना भी आईआईटी है उसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में इंग्लिश में खास करके बहुत सारा सीट रहता है पीएचडी में। लेकिन वो सीट कैसे भरा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये आईआईटी में अगर आप पीएचडी करते हो, आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, फिर भी यू कैन ड्रॉ द सेम अमाउंट जो आप जेआरएफ से मिलता है। तो लगभग आप 47,000 अभी जो बढ़ के आ रहा है, जब आप लोगों का नेट जेआरएफ हो जाएगा, मेट्रो सिटी में रहोगे तो सब कुल मिला के 47,000 जेआरएफ आएगा, 55 to 6,000 आपका एसआरएफ आएगा, राइट। तो ये आईआईटी में भी आपको सेम अमाउंट दिया जाएगा भले ही आपके पास नेट जेआरएफ ना हो। आईआईटी में जाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि नेट जेआरएफ बहुत अच्छे से दो। तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे थे, नेट जेआरएफ ना हो तो आईआईटी में। आपके पास अगर नेट जेआरएफ हो तो डेफिनेटली वो लोग क्रेडिबिलिटी देगा, लेकिन ना हो तब भी आप आईआईटी में जा सकते हो। आप गेट का स्कोर डेफिनेटली वैलिड रहता है। गेट एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 जनवरी या फरवरी में गेट एग्जाम होने वाला है। तो डेफिनेटली गेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। उसमें 2 पेपर और भी रहते हैं जहाँ पे मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ रहता है थोड़ा बहुत। तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू, क्योंकि मैं गेट एग्जाम भी दे चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। तो ये गेट एग्जाम के थ्रू आप कैसे आईआईटी में जा सकते हो, गेट एग्जाम में कैसे अच्छा रिजल्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम जब सेशन के थ्रू धीरे धीरे गाइड कर देंगे। बाकी अगर आप ये सेशन फॉलो करते हो रिलीजियसली, आपकी यूजीसी नेट भी कहीं ना कहीं अच्छे से होगा। आपका सीयूईटी कोई अगर सोच रहे हो, दे रहे हो सीयूईटी और फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यू कैन। ओके, थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, सीयूईटी में इतना ज़रूरत नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन फॉलो। 2 प्रिपरेशन हो जाएगा साथ साथ, एंड जो लोग गेट के लिए तैयारी कर रहे हो उसका तो हो ही जाएगा, ठीक है। मैं आपको गेट का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, पीवाईक्यू वगैरह पॉसिबल क्वेश्चन सब कुछ मैं कराऊंगा सेशन में, बस बने रहना। और ये आईआईटी वाला बात मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा सीट है भाई, ठीक है। जैसे जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारा आईआईटी में लेता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अपना प्रपोजल पे काम करना सीखो। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछो, मैं कोशिश करूँगा जितना लोगों तक रीच किया जा सकता है, आई ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ओके, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। और डेफिनेटली आप गेट एग्ज़ाम देना मत भूलना। यूजीसी नेट जो दे रहे हो, गेट एग्ज़ाम दो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू गिव और अटेंड गेट एग्जामिनेशन। सो यही है आपके साथ बात साझा करने वाला आज था कि यूजीसी नेट का सिलेबस मैं डेफिनेटली पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पैटर्न है, ठीक है। बने रहना ये चैनल पे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना जल्दी जितना लोगों के साथ हो सके आप शेयर कर देना, आप लोगों के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि कंपटीशन अपने आप में जितना बढ़ेगा आपको समझ में आएगा आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। तो डेफिनेटली ये विनती है आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है कि शेयर करो जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा लोगों के साथ हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ बने रहो। स्टे ट्यून्ड, विल बी फॉलोइंग, विल बी doing our great, doing the best, okay, till December. Or yeah, we all will qualify UGC NET JRF.